साथियों, आज इस वीडियो में जनरल साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। आपके रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम और सभी प्रकार के स्टेट एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। साथियों, अभी 2024 में ये जो क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है टीसीएस के द्वारा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा क्लास कंप्लीट देखना है। पहला क्वेश्चन है, ऋणात्मक त्वरण किसके विपरीत दिशा में होता है? तो ध्यान से देखिए, जो ऋणात्मक त्वरण होता है साथियों वो वेग के विपरीत दिशा में होता है। वेग, वेलोसिटी जो होता है वेग के विपरीत दिशा में होता है, याद रखना। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग के विपरीत दिशा में। निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? देखिए, धातु और अधातु के रूप में कार्य कौन करता है, सबसे पहले ये जानना है। तो याद रखना, मेटालॉइड यानी जिसको हम उपधातु बोलते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों का ही गुण पाया जाता है, उसे उपधातु बोलते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। तो देखिए, बोरोन भी उपधातु है, आर्सेनिक भी उपधातु है, जर्मेनियम भी उपधातु है। आप बोलोगे सर बिस्मथ भी उपधातु है, बिल्कुल बिस्मथ भी उपधातु है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? अब गति के 3 समीकरण है साथियों, और इन तीनों में से कौन सा वो समीकरण है, या फिर डायरेक्ट पूछा है ना, गति का दूसरा समीकरण पूछ लिया है कि सेकंड वाला जो समीकरण है वो किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो याद रखना, स्थिति और समय के बीच, स्थिति और समय के बीच। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 1 वाट बराबर कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का प्रजनन क्या कहलाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वानस्पतिक भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं द्वारा नए पौधों का जो प्रजनन है इसको उत्तक संवर्धन कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तक संवर्धन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, उत्तक संवर्धन। अगला, किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो भाई इनमें से किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं? तो सिंपल सा बात है, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में। देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब हम साथियों क्लोरीन के साथ कराते हैं तो इससे क्या बनता है? तो इससे हमें मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना। ठीक है, साथ ही में जो है क्या मिलता है? तो कैल्शियम क्लोराइड भी मिलता है और जल भी मिलता है। तो यहाँ पर पूछा है कि किसके निर्माण में क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर के, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। ये देखिए, आप पूरा समीकरण यहाँ देख सकते हैं कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो देखो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यहाँ मिल रहा है, यानी ब्लीचिंग पाउडर मिल रहा है, साथ ही साथ देखिए कैल्शियम क्लोराइड भी मिल रहा है और जल भी मिल रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, तापमान को सेल्सियस से केल्विन पैमाने में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो 273 उसमें जोड़ देना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको जब केल्विन में बदलोगे तो इसमें 273 आप जोड़ोगे। ठीक है, और जब 273 जोड़ोगे तो ये होगा 310 केल्विन। ठीक है, तो याद रखना क्या करते हैं, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे। आगे देखिए, इनमें से किस भौतिक विज्ञानी ने उत्प्लावक बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? देखिए, उत्प्लावक बल की अस्तित्व की व्याख्या किसने की थी? तो याद रखिए आर्किमिडीज ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। साथियों, इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? तो भाई देखिए, कार्बन के अपरूप इनमें से कौन सा नहीं है? तो साथियों देखिए, यहाँ ऑप्शन नंबर ए बक का, देखिए बक, मिनिस्टर फ्लोरीन, इसके अलावा हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी तो कार्बन के ही अपरूप हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन का अपरूप नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जब कार्बन जलता है ना साथियों तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका बनता है, ये कार्बन का अपरूप नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो साथियों देखिएगा, कोशिका के अंदर जो है केंद्रक और कोशिका झिल्ली है ना, केंद्रक
देखिए केंद्रक और कोशिका झिल्ली ये होगी आपका, मान लेते हैं इधर कोशिका भित्ति हो गया, इधर कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक हो गया। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जेली जैसा जो पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ, उसको क्या कहते हैं ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना उसको जो है ना साथियों, देखिए कोशिका द्रव्य कहा जाता है, यानी जिसको आप बोलते हैं साइटोप्लाज्म के नाम से जिसको आप जानते हैं, यानी हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब कोशिका दो प्रकार की होती है, जो साथियों ज़्यादा विकसित नहीं होता है उस कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो विकसित कोशिका होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है कि उनके पास कोशिकांग के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। झिल्ली बांध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ये गलत है, क्योंकि साथियों प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं उसमें झिल्ली नहीं होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है कि उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक अम्ल से बने होते हैं, ये भी सही है। उनका आकार आमतौर पर 1 से 10 एम तक होता है, के पारस तक होता है, ये भी आपका सही है। केवल ऑप्शन नंबर बी यहाँ गलत है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत ही आपको चुनना था, ठीक है। आगे देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सीधी रेखा में चलने के लिए उत्तरदायी है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं। देखिए मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाएं जो होती हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं, तो 31 जोड़ी होती है साथियों, 31 जोड़ी, यानी टोटल होती है 62। तो यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 31 जोड़ी। मानव में उत्सर्ग की इकाई कौन सी है। तो मानव में जो उत्सर्ग की इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, नेफ्रॉन, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मॉस और मॉर्केनिशिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो मॉस, देखिए मॉस और मार्केनसिया है ना, मार्केनसिया ये निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये ब्रायोफाइट स्कूल के अंतर्गत आते हैं, याद रखना ब्रायोफाइट स्कूल के अंतर्गत कौन आते हैं, जलीय पौधे आते हैं। तो याद रखना ये मॉस और मार्केनसिया जो है ये ब्रायोफाइट स्कूल के अंतर्गत ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्णक क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो क्लोरोफिल में वर्णक के रूप में कौन सी धातु होती है, मैग्नीशियम होती है, यहाँ आपका करेक्ट आएगा मैग्नीशियम। अगला है एंजाइम लाइपेज का कार्य क्या होता है। तो भाई लाइपेज एंजाइम जो होता है इसका कार्य पूछा है कि क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर डी वसा को बशीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करता है। ये लाइपेज एंजाइम जो होता है इसका कार्य होता है कि ये वसा को बशीय अम्ल और ग्लिसरीन में उत्प्रेरित करता है। अगला है डीएनए का प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड छोटी इकाइयों से बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है। तो भाई डीएनए का प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड जो है ये छोटी इकाइयों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। तो याद रखना न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना कौन सी होती है। तो भाई किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवांशिक संरचना जो होती है वो होती है समाजीनी, यानी जीन जिसको हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी जीन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ए में लिखा हुआ है किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं वयस्कों की तुलना में अधिक होती है। जो किशोर होते हैं ना साथियों, किशोर यानी देखिए आमतौर पर साथियों यहाँ ऑप्शन नंबर बी, देखिए पहला समीकरण आपने पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लीजिए कि किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग में बांटा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए किशोर जो होते हैं ना वो 10 से 19 वर्ष आयु के बच्चे होते हैं साथियों, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉय हो। और बोला गया है समीकरण 1 में कि किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो होती है वयस्कों की तुलना में अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है ना। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। खमीर की अवायवीय श्वसन के परिणाम से बने उत्पाद क्या होते हैं। तो खमीर के अवायवीय श्वसन के परिणाम से जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है। देखो एक तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है और दूसरा अल्कोहल, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है। तो भाई पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की जो क्रिया है इसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा बाष्पो उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी। पौधों से जल हानि को क्या कहते हैं। तो पौधों में जो जल हानि होता है उसको क्या बोलते हैं, बाष्पो उत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस जानवर में कई अन्य जानवरों की तुलना में अधिक गर्दन ग्रीवा यानी कशेरुका होता है।
तो देखिए इन सभी में से किसमें सबसे अधिक जो है गर्दन ग्रीवा यानी कशेरुका होगा, तो याद रखिए पक्षी में। पक्षी में साथियों 13 से 25 तक होता है, याद रखना, गर्दन ग्रीवा यानी जिसको हम बोलते हैं कशेरुका, पक्षी में सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में इका एल्यूमिनियम का स्थान लेता है। तो देखिए मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व है जो इका एल्यूमिनियम का स्थान लेता है, याद रखिएगा गैलियम। अगला हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है, तो हाइड्रा जो प्रजनन करता है वो कैसा करता है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बडिंग मेथड से यानी मुकुलन विधि से। ऑप्शन नंबर डी। यूरेनियम के समस्थानिक के उपयोग की पहचान करिए। यूरेनियम के जो समस्थानिक होते हैं उसका उपयोग किस रूप में करते हैं, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक क्या होता है, तो भाई याद रखना फोटोग्राफी में प्रयुक्त जो रासायनिक यौगिक है वह है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, याद रखिएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ देखिए एक सेकंड साथियों, हाँ ठीक है, प्रयुक्त रासायनिक यौगिक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना सोडियम गलत आंसर हो जाएगा, सोडियम नहीं सिल्वर ब्रोमाइड करेक्ट होगा। देखिए माफ़ी चाहते हैं साथियों, यहाँ बाय मिस्टेक जो है आपको ऑप्शन नंबर डी बता दिए थे, सिल्वर ब्रोमाइड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त रासायनिक यौगिक क्या होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रियाशीलता वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निकाला जाता है, तो भाई निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सा है जिसके द्वारा उच्च प्रतिक्रियाशील वाली धातुओं को शुद्ध पिघले हुए अयस्क से निकाला जाता है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस से। ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइसिस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है, तो इनमें से किसका उपयोग सामान्यतः सौर सेल बनाने में किया जाता है, साथियों याद रखना सिलिकॉन का। देखिए वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो भाई वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए साथियों बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। अगला है, खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए खाद्य परिरक्षक के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का। सोडियम बेंजोएट करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, डॉट्स किससे पीड़ित रोगियों को दिया जाने वाला उपचार है, तो साथियों डॉट्स जो है ये किससे पीड़ित रोगियों को दिया जाता है, तो याद रखिए क्षय रोग से पीड़ित रोगियों को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्षय रोग। अगला है, जब हम फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छान कर ठंडा करते हैं तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, तो भाई देखो जब हम फिटकरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छान कर इसको ठंडा करते हैं तो यह कौन सी प्रक्रिया होती है, तो याद रखना क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन नंबर बी, इस विधि को हम बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है, अगला है, डिंब क्षरण के बाद उत्पादित हार्मोन स्रावित संरचना कौन सी होती है, तो डिंब क्षरण के बाद उत्पादित हार्मोन जो स्रावित होती है वो उसकी संरचना कौन सी होती है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी पित्तपिंड। साथियों डिंब क्षरण जो है ना ये मासिक धर्म का ही एक देखिए डिंब क्षरण जो है ये मासिक धर्म चक्र का ही एक चरण है, याद रखना। आगे देखिएगा, प्लास्टिड्स निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो प्लास्टिड्स जो हैं ये साथियों प्रकाश संश्लेषण में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए प्लास्टिड्स की बात करें तो ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण चुंबक को इनमें से कौन सा है जो आकर्षित नहीं करता है, तो एक साधारण चुंबक जो है इनमें से किसको आकर्षित नहीं करेगा, तो देखिए लोहा निकेल इस्पात तो को करेगा लेकिन कांसा को नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा कांसा। किसी व्यक्ति का वास्तविक वजन उसके किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो भाई किसी भी व्यक्ति का जो वास्तविक वजन होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव्यमान और त्वरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के अंगूठे में, ठीक है, अंगूठा में किसकी दिशा को दर्शाता है, तो फ्लेमिंग का जो दाहिना हस्त नियम है उसमें जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा को दर्शाता है, देखिए अंगूठा मोशन यानी गति को दर्शाता है। बीच वाला जो फिंगर होता है, माफ करना बीच वाला, हाँ बीच वाला जो है ये करंट की दिशा बताता है, और जो साथियों सेकंड वाला फिंगर होता है जिसको तर्जनी बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाता है। तो पूछा है अंगूठा मोशन यानी गति की दिशा को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, चालक की गति की दिशा को दर्शाता है। अगला है, हमारे भोजन में
कॉफी, पालक, प्याज और चाय हमें आहार के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान करते हैं? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में ढकेलती है, यह न्यूटन के किस नियम का चित्रण करता है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम, ऑप्शन नंबर बी गति का तृतीय नियम, सी गति का द्वितीय नियम, या डी गति का प्रथम नियम। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही आपका इस क्लास का होमवर्क का क्वेश्चन है आज का, है ना साथियों। साथ ही में आप बताइए कमेंट बॉक्स में अभी आप किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।